नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भूपेश के बाद टीएस बाबा ने भी की मुगलों की तरफदारी, सियासी फिजा में खुली गर्माहट, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप। बिलासपुर को स्वच्छता में मिला दूसरा स्थान, जमीनी हकीकत, गंदगी में जीने के लिए मजबूर हैं लोग, रहवासियों का फूटा गुस्सा। सरकारी कर्मचारियों ने किया 3 दिनों के हड़ताल का ऐलान, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर फूटा आक्रोश, सड़क पर उतरेंगे 4 लाख कर्मचारी। कॉलेज के प्राचार्यों के लिए भी बायोमेट्रिक अनिवार्य, प्राध्यापक और कर्मचारी की तय होगी जवाबदेही, 1 जनवरी से सभी कॉलेजों में होगा लागू। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। दुर्ग से इस वक्त एक अहम राजनीतिक बयान सामने आया है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुगलों को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया है। टीएस बाबा भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित निवास पर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुगल बहुत कम संख्या में थे और वे अपने धर्म का विस्तार जबरन नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता में हमेशा यह देखा गया है कि शासक वर्ग संख्या में सीमित रहता है और संबंध भी अपने ही समाज में बनते थे। धर्म के नाम पर जबरदस्ती का कोई उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। उन्होंने सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि हिंदू परंपरा में कभी किसी को जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया गया। टीएस बाबा ने यह भी कहा कि इतिहास में ऐसा कहीं दर्ज नहीं है कि मुगलों ने हिंदुओं पर धर्म के आधार पर कोई अत्याचार किया हो। सरगुजा रियासत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा वहां भी मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी और हिंदू पूरी तरह सुरक्षित थे। पूर्व डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि कुछ धर्म गुरु और राजनीतिक ताकतें लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें गुमराह कर रही है ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। मुगल बहुत कम संख्या में थे और वो अपने धर्म का विस्तार उस तरीके से कर ही नहीं सकते थे। पुरानी जो परंपराएं, पुरानी जो पद्धतियां रही हैं वो हिंदू सभ्यता में हमने ये हमेशा देखा कि जो राज पे रहते थे वो संख्या में सीमित रहते थे और संबंध उनको फिर बनाने होते थे तो दूसरों से संबंध बनाते थे। उसमें धर्म को लेके कभी भी कोई बात अड़चन जैसी दिखती नहीं थी। अशोक सम्राट थे, हिंदू राजा थे, गौतम बुद्ध थे, एक हिंदू परिवार में उन्होंने जन्म पाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक दिशा दी। कहीं किसी को बौद्ध बनाने का काम आपने सुना? जो बने सो बने। इस्लाम धर्म में भी जो मुगल है तो मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर उस प्रकार से कोई कार्रवाइयां की हों ये इतिहास में लेख नहीं मिलता। मतलब आप भी मानते हैं कि सुल्तानों और मुसलमानों के राज में हिंदू ज्यादा सुरक्षित थे, आप ये मान रहे हैं? नहीं, वो बात मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा कि कोई ऐसी हमने इतिहास में साक्ष्य अभी तक नहीं पाया। मैंने भी एमए इतिहास में किया है, थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, बाकी भी थोड़ी पुस्तकें पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने कहीं कोई ऐसा उल्लेख नहीं पाया। सरगुजा से मैं आता हूँ, सरगुजा अंचल से आता हूँ, हम लोग भी एक राज परिवार के थे। कितने मुसलमान थे वहां? मुसलमानों के समय भी तो सरगुजा रियासत थी, कितने मुसलमान? हिंदू सुरक्षित थे कि नहीं वहां? तो मुगलों के काल में धर्मगुरु वाकई में बेवकूफ बनाते हैं क्या? बेवकूफ बना रहे हैं, भावनाओं को उकेर रहे हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा जैसे लोग बेवकूफ बना रहे हैं। जो भी ये कह रहा है, जो भी धर्म की बात इस नाते कह रहा है कि हमको वोट मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाए, वो गुमराह कर रहा है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से जुड़े एक अहम मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी वसीयत को वैध ठहराने के लिए केवल गवाहों के हस्ताक्षर पर्याप्त नहीं होते, बल्कि वसीयत करने वाले व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति भी बेहद अहम होती है। मामला बिलासपुर जिले के मस्तूरी का है, जहां निवासी सहेतर लाल के पास करीब 6 एकड़ जमीन थी। वर्ष 2007 में 99 वर्ष की उम्र में उनके निधन के बाद
पोतों ने दावा किया कि दादा ने 2006 में उनके नाम वसीयत कर दी थी, जिस पर गवाहों के हस्ताक्षर भी मौजूद थे। निचली अदालत ने पोतों के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन बेटों की अपील पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को पलट दिया। कोर्ट ने माना कि इतनी अधिक उम्र में सहेतर लाल शारीरिक रूप से कमजोर थे और उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती थी। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने पोतों का दावा खारिज करते हुए 2 बेटों को राहत प्रदान की है। बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित नीरज एजेंसी के मनिहारी सामान के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन व्यापार विहार क्षेत्र में दुकानों के सामने बेतरतीब खड़े वाहनों और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण दमकल की गाड़ियों को आग वाले स्थान तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही बेहद मुश्किल हो जाती है। मौके पर पहुंची 2 दमकल गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, जिससे आसपास के व्यापारियों और लोगों में डर का माहौल है। आशंका जताई जा रही है कि यदि आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो खतरा और बढ़ सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन और अन्य संबंधित टीमें भी मौके पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए आग बुझाने के कार्य में सहयोग कर रही हैं। व्यापार विहार स्थित एक गोदाम में भीषण आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं पीछे दमकल की टीम आई हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस गोदाम में माल रखा हुआ था। प्राथमिक जो आग लगने की जानकारी हमें मिल रही है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यहाँ पर 2 दमकल की गाड़ी आई हुई है और ऊपर अब हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं वहाँ पे गोदाम के ऊपरी वाले हिस्से में आग लगी हुई। आग इतनी भयंकर है कि अभी तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। 2 दमकल की गाड़ियां यहाँ पे मौजूद है व्यापार विहार में और वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। कितना बड़ा क्षेत्र है व्यापार विहार, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल भी नहीं है। लगातार यहाँ पर इस तरह की कुछ न कुछ घटनाएं देखने को मिलती है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो भीड़ इतनी रहती है कि गाड़ियों को आने में भी समय लग गया यहाँ तक पहुँचने में। पूरी यहाँ की सड़कें जाम रहती है, जहाँ पर आप देखेंगे पूरी गाड़ियाँ पूरी खड़ी रहती है। ऐसे में दमकल की गाड़ियों को यहाँ पहुँचने में भी भारी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। लोग किस तरह से अपनी गाड़ियों को दुकानों के बाहर रखे रहते हैं। साथ ही साथ जाम की स्थिति इतनी बन जाती है कि लोग अपनी गाड़ियों को निकालने में काफ़ी मशक्क़त करते हैं। फिर ये तो बड़ी बड़ी दमकल है जो आग बुझाने के लिए वहाँ से निकली हुई थी, इनको भी आने में भारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। दमकल की टीम पूरी आग को बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार उनके द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इनका अभी आग पर काबू पाया जा रहा है। वस्तुस्थिति आग बुझने के बाद ही मालूम पड़ेगी सच्चाई क्या है और कितना नुकसान हुआ है, इसका अभी आकलन बाद में ही हो पाएगा। ये अपना जनरल स्टोर की दुकान है, जनरल स्टोर है अपना। ये फूड वगैरह बिस्किट्स वगैरह का काम जी। क्या लगता है क्या शॉर्ट सर्किट का ही है सर? सामने देखिए ये जो दमकल की गाड़ी जो है कितनी देर में आ गई आग होने के बाद? बस 20-25 मिनट में आ गई दमकल गाड़ी। प्रशासन से कई बार बोला गया है कि फायर स्टेशन यहाँ पे उसका उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है। ऑयल के, शक्कर के सब ज्वलनशील चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक का है, सब ज्वलनशील चीज़ें हैं। बाजू में एक सियाई गोडाउन है बहुत बड़ा। तो एक कभी भी भगवान न करे ऐसा कोई हादसा हो जो एक बृहद रूप ले ले, शहर के लिए एक बहुत त्रासदी वाला काम हो सकता है। तो गवर्नमेंट को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि फायर स्टेशन यहाँ पे जरूर बना। आप लोग कई वर्षों से यहाँ पर दुकान संचालित कर रहे हैं। इससे पहले ऑयल डिपो था, उस समय भी मांग किए थे आप? उस समय भी मांग किए थे। समय समय पे जब भी आग होती है यहाँ पे हम गवर्नमेंट प्रशासन से हमेशा ही बोलते हैं, पर वही चीज़ बात उस समय बोली जाती है, फिर वो शिथिल हो जाती है बातें सारी। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज़। बिलासपुर के अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल कार्यालय से एक गंभीर मामला सामने आया है। कार्यालय में पदस्थ मुख्य लिपिक अरविंद कुमार सिंह पर कर्मचारियों ने गाली गलौज, अभद्र भाषा और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में सभी कर्मचारियों ने 22 दिसंबर 2025 को वन मंडलाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों के अनुसार 17 दिसंबर को कार्यालय में नियमित शासकीय कार्य चल रहा था। इसी दौरान मुख्य
लिपिक बिना किसी ठोस कारण के नाराज हो गए और कर्मचारियों से ऊंची आवाज में गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि अपमानजनक शब्दों के प्रयोग से कार्यालय का माहौल तनावपूर्ण हो गया। शिकायत में कहा गया कि यह पहली घटना नहीं है, पहले भी इस तरह का व्यवहार हो चुका है, जिससे कर्मचारियों में भय और मानसिक तनाव बढ़ गया है। कर्मचारियों का कहना है कि इससे न सिर्फ मनोबल टूट रहा है बल्कि कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन का हवाला देते हुए सख्त विभागीय कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर अब सभी की नजरें प्रशासन के फैसले पर टिकी हैं। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी ने भले ही पूरे देश में स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल कर लिया हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं सरकंडा क्षेत्र के प्रमुख मोहल्ले जोरापारा की, जहां हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। लोग गंदगी के बीच जीने को मजबूर हैं। देखिए क्या है पूरी खबर। स्मार्ट सिटी बनने की राह पर चल रहे बिलासपुर के जोरापारा तालाब क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का गंभीर अभाव नजर आ रहा है। यहाँ नालियों की सही निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरे मोहल्ले में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। हालात इतने खराब हैं कि नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। इससे न सिर्फ रहवासियों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, बल्कि बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर शिवसेना प्रमुख रेवती यादव ने क्षेत्र के विधायक, नगर निगम कमिश्नर और जिलाधीश को लिखित आवेदन सौंपा है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को पत्र लिखे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। मोहल्ले वासी लंबे समय से परेशान हैं और आए दिन किसी न किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं। रेवती यादव ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस बार भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि मोहल्ले की सभी छोटी नालियों को उचित ढलान के साथ बड़ी नालियों से जोड़ा जाए, जर्जर सड़कों की तत्काल मरम्मत कराई जाए और शहर की धरोहर जोरापारा तालाब की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस से नाली की समस्या जो हमारे मोहल्ले जोरापारा तालाब किनारे में जितने भी नाली है, रोड है, सबकी समस्या को लेकर हम लोग आए हुए हैं। हम लोग इतने बार ज्ञापन दे चुके हैं कि तालाब का सौंदर्यीकरण होए और तालाब की सफाई हो। घरों में पानी नाली का भर रहा है, पूरा नाली का पानी घर में जा रहा है। बच्चे बीमार पड़ने की स्थिति में है। हम लोग खुद आवागमन की पूरे मतलब रास्ते बंद हो चुके हैं। जोरापारा तालाब किनारे की बात है, अशोकनगर जो बेलतरा विधानसभा में आता है, और वहीं पर तालाब जो बहुत ही प्राचीन तालाब है, ऐसा नया तालाब ही नहीं, प्राचीन तालाब है, तो बिलासपुर की धरोहर है वो, जिसकी सुरक्षा शासन की जिम्मेदारी बनती है। जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सरकारें आ रही है, जा रही हैं, सरकारें बदल रही है, लेकिन समस्या वहीं के वहीं है। कलेक्टर साहब से मिले हैं, उन्होंने हम लोग का आश्वासन दिया है कि निगम में हम बोल के उस काम को आपको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी मांग वो पूरी नहीं होती है, हमारा जो समस्या है उसका निराकरण नहीं होगा, तो हम लोग कलेक्टर का घेराव करेंगे। सवाल साफ है, स्वच्छता में देश में दूसरा स्थान पाने वाला स्मार्ट सिटी बिलासपुर आखिर अपने ही मोहल्लों की इस बदहाली पर कब ध्यान देगा। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को शुरू हुए 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है और खरीदी कार्य लगातार तेज गति से चल रहा है। अब तक जिले में लगभग 2 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पूरी कर ली गई है। किसानों से सीधे समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है, जिससे उन्हें अपनी फसल का उचित दाम मिल रहा है।
शासन के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार खरीदे गए धान का समय पर उठाव भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के 126 पंजीकृत मिलरों द्वारा धान का उठाव कार्य शुरू कर दिया गया। ताजा स्थिति की बात करें तो अब तक मिलरों के द्वारा करीब 1,35,000 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि धान खरीदी और उठाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा रहा है ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। खरीदी केंद्रों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में शेष धान का उठाव भी तेजी से पूरा किया जाएगा। इससे न केवल किसानों को राहत मिलेगी बल्कि खरीदी व्यवस्था भी सुचारू बनी रहेगी। उठाव लगभग 99% के कट चुके हैं। जिले पे लगभग 2 लाख MT से अधिक की धान खरीदी की जा चुकी है। शीतकालीन छुट्टियों की शुरुआत होते ही ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हालात ऐसे हैं कि लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है और कई ट्रेनों में नो बर्थ की स्थिति बन चुकी है। सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और परिवार के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को उठानी पड़ रही है। बिलासपुर रेलवे मंडल से होकर गुजरने वाली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और दक्षिण भारत जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में सीटें पूरी तरह भर चुकी है। स्टेशन परिसरों में टिकट काउंटरों पर लंबी कतारें लगी हैं और पूछताछ केंद्रों पर यात्रियों की भीड़ साफ देखी जा सकती है। छुट्टियों के कारण घर लौट रहे छात्र, अवकाश पर निकले कर्मचारी और पारिवारिक यात्राओं ने यात्री संख्या में अचानक उछाल ला दिया है। कई यात्रियों को मजबूरी में वेटिंग टिकट पर ही सफर की योजना बनानी पड़ रही है, जबकि कुछ यात्रियों ने टिकट न मिलने के कारण अपनी यात्रा टाल दी है। इस स्थिति को लेकर यात्रियों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। रेलवे परिक्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ नागरिक और स्थानीय लोग भी अव्यवस्थाओं को लेकर रेलवे प्रशासन और शासन पर सवाल उठा रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। इस संबंध में बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर DCM अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि शीतकालीन छुट्टियों के चलते यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। रेलवे लगातार यात्रियों की मांग का आकलन कर रहा है और जहां आवश्यकता होगी वहां स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले टिकट की स्थिति जरूर जांच लें और केवल कंफर्म टिकट पर ही यात्रा करें। जो यात्री टिकट का जो प्रेजेंट ट्रेंड है उसको देखते हुए अगर कहीं पर स्पेशल ट्रेनें अगर चलानी है तो उसके लिए समय पर निर्णय लिया जा रहा है और वेटिंग लिस्ट का भी ध्यान दिया जा रहा है। तो विभिन्न रेलवे से जो है स्पेशल ट्रेनें चलाने की कवायद की जा रही है और यहाँ से भी की जा रही है। आने वाले दिनों में भी ट्रेनों में भारी भीड़ बने रहने की संभावना है। ऐसे में यात्रियों को सतर्क रहने और रेलवे की ओर से जारी सूचनाओं पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। रेलवे प्रशासन का दावा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए आगे और भी राहत भरे कदम उठाए जाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर का उसलापुर रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह बदलते स्वरूप में नजर आने लगा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का कायाकल्प तेजी से किया जा रहा है। मेन ब्लॉक और सेकंड एंट्री दोनों जगह विकास कार्य लगभग अंतिम चरण में है। करीब 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उद्घाटन की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। हालांकि रेलवे बोर्ड की ओर से उद्घाटन की औपचारिक तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उसलापुर रेलवे स्टेशन को आधुनिक, सुरक्षित और यात्री अनुकूल बनाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म का विस्तार, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग स्पेस, बेहतर लाइटिंग और स्टेशन भवन का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन का लुक अब पूरी तरह मॉडर्न दिखाई दे रहा है। इस बार रेलवे का खास फोकस सेकंड एंट्री पर है। ओवरब्रिज की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए यह प्रवेश द्वार बेहद अहम है। फेज 2 के तहत अप्रोच रोड, पार्किंग व्यवस्था, पैदल मार्ग और एंट्री कॉरिडोर को पूरी तरह नए और सुविधाजनक रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी ना हो। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर DCM अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य तय समय पर तेजी से चल रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन में कुछ तकनीकी सुधार और बदलाव भी किए जा रहे हैं। रेलवे के इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल विभाग की टीमें अंतिम टच देने में जुटी हुई है। स्टेशन की फिनिशिंग, साइन बोर्ड, लाइटिंग और समग्र लुक को आधुनिक मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जा रहा है।
इसके ऊपर भी कार्य अपने समय पे चल रहा है। क्या है कि किसी भी स्टेशन क्षेत्र में डिफरेंट प्रकार के निर्माण कार्य होते हैं, तो सबका एक विधिवत रहता है, तो टेंडर शेड्यूल के हिसाब से कार्य होता है, उस पर कार्य किया जाए। बहुत जल्द उसलापुर रेलवे स्टेशन अपनी नई शानदार और आधुनिक पहचान के साथ यात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार होगा। उद्घाटन की तारीख घोषित होते ही इस स्टेशन को औपचारिक रूप से जनता को समर्पित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और नया अनुभव मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कर्मचारी आंदोलन की आहट तेज हो गई है। कर्मचारी और अधिकारियों का गुस्सा अब सड़कों पर फूटने को तैयार है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यह हड़ताल 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में ब्लॉक और जिले स्तर पर आयोजित की जाएगी। फेडरेशन का साफ कहना है कि सरकार लंबे समय से कर्मचारियों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है। बार बार ज्ञापन, बैठक और संवाद के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी उपेक्षा और अनदेखी के खिलाफ अब कर्मचारियों ने निर्णायक आंदोलन का रास्ता चुना है। फेडरेशन के अनुसार प्रदेश भर में आंदोलन की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। इससे पहले 22 अगस्त को जिला स्तर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई। यही वजह है कि अब कर्मचारी एक बार फिर बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हैं। प्रदेश में इस समय लगभग 4,50,000 कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें से करीब 4,10,000 नियमित कर्मचारी हैं। फेडरेशन का आरोप है कि केंद्र सरकार की मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वे अब तक नहीं मिली है। खासतौर पर महंगाई भत्ता और DA एरियर्स को लेकर कर्मचारियों में जबरदस्त नाराजगी है। फेडरेशन के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने कई बार सरकार से बातचीत की कोशिश की, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की संयुक्त तत्वाधान में लगातार आंदोलन कर रहे हैं और 11 सूत्री कर्मचारियों की मांग थी हमारी। उस मांग को अभी तक शासन ने संज्ञान में नहीं लिया और उसी से व्यथित होकर के प्रदेश के लगभग 5.5 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारियों ने निर्णय लिया कि अब आने वाले समय में चूंकि शासन कहीं कोई बात को सुन नहीं रही है, तो उसके लिए एक निश्चितकालीन आंदोलन तय तिथि किया गया। 29, 30, 31 को पूरे प्रदेश के सभी कार्यालय की कामकाज बंद रहेंगे और इस दौरान आंदोलन स्थल पर हमारा जो रहेगा वहाँ जाकर के विरोध प्रदर्शन का काम करेंगे। हमारे जो 11 सूत्री मांग है, 11 सूत्री जो हमारी मांगे हैं उसमें मुख्य रूप से 2% महंगाई भत्ता दे तिथि से दिया जाए। 2019 के पहले का जो हमारा महंगाई भत्ता है, जिसको अभी तक के दिया नहीं गया है, केंद्र के समान, जिनको मोदी की गारंटी के अनुसार कहा गया था कि जब भी होगी केंद्र सरकार का बढ़ेगा तो राज्य सरकार का भी बढ़ेगा। पिंगुआ कमेटी मनोज पिंगुआ जी के उसमें अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। वेतन विसंगति लिपिकों के साथ में तमाम शिक्षक संघों का सभी लोगों के कर्मचारियों का वेतन विसंगति दूर करने के लिए अनुशंसा की गई। आज तक के वो सार्वजनिक नहीं हुआ। पेंशनरों की महंगाई भत्ता उसमें हुआ नहीं है। निःशर्त अनुकंपा नियुक्ति की मांग की गई थी, जिसमें अभी बड़े अधिकारी की भी बच्चे यदि खत्म होते हैं तो उनको भी भृत्य और समान का भी, और कहीं भी योग्यताओं का मापदंड को कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सभी 11 सूत्री मांगों को एकजय किए हैं और इसमें हमारी मांग है कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन का तीसरा चरण है और अंतिम चरण अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए कर्मचारी अधिकारी बाध्य होंगे। अधिकारी फेडरेशन के तत्वाधान में ये तीसरे चरण का आंदोलन है और इस बार हमारे सभी संगठन, जितने भी संगठन हम लोगों से जुड़े हुए हैं, सारे लोग सक्रिय हैं और ये 3 दिवसीय हड़ताल के बाद यदि मांग पूरी नहीं, पूरे प्रदेश में कितने की संख्या में रहेंगे? और लगभग 5.5-6 लाख। उसमें संविदा कर्मचारियों को भी जैसे जोड़ते हैं, सारे लोग आते हैं तो और संख्या बढ़ेगी और ऐतिहासिक
धरना प्रदर्शन होगा। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में जो लिखे थे, उन्हीं मांगों को लेकर हम लोग हड़ताल पर बैठ रहे हैं। और ये मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, सरकार जरा से भी ध्यान देगी तुरंत सारे मांग पूरे हो जाएंगे। संघ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 11 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन आगे चलकर अनिश्चितकालीन रूप ले सकता है। अब सबकी निगाह सरकार पर टिकी है। क्या सरकार कर्मचारियों की आवाज सुनेगा या यह आंदोलन और उग्र होगा? ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत तुर्काडीह चौक मेन रोड पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवक हाथ में धारदार चाकू लेकर आने जाने वाले लोगों को डराने धमकाने लगा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम राहुल यादव भुटकू का रहने वाला बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक लोहे का धारदार चाकू बरामद किया गया। चाकू रखने से संबंधित कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर उसे जब्त कर लिया गया। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर के टिकरापारा इलाके में पुरानी रंजिश एक बार फिर हिंसा में बदल गई। दो पड़ोसी परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई जिसमें तलवार, हॉकी स्टिक और बेसबॉल का इस्तेमाल किया गया। घटना की जानकारी पुलिस पेट्रोलिंग टीम को मिली, लेकिन जब तक टीम मौके पर पहुंची तब तक मारपीट की घटना हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली पुलिस के अनुसार टिकरापारा महाराष्ट्र मंडल गली निवासी आशुतोष सिंह का अपने पड़ोसी भट्टाचार्य परिवार से करीब 4 साल पुराना विवाद चल रहा था। 24 दिसंबर की रात करीब 9 बजे आशुतोष सिंह अपने दोस्त बादल राय के साथ घर के सामने स्कूटी में बैठे थे। इसी दौरान ऋषिकेश भट्टाचार्य, उनके पिता राजेश चंद्र भट्टाचार्य और छोटा भाई मितेश वहां पहुंचे और पीछे से आशुतोष का कंधा पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने पर बादल राय के साथ भी मारपीट की गई। जब आशुतोष के चाचा मृत्युंजय सिंह और भाई दिव्यदीप सिंह पहुंचे तो आरोप है कि दूसरे पक्ष ने कार से तलवार, हॉकी स्टिक और बेसबॉल निकालकर जानलेवा हमला कर दिया। लगभग 24 की रात को 9 बजे हमारे पेट्रोलिंग को सूचना मिली कि टिकरापारा में 2 गुटों के बीच मारपीट हो रही है। तो जब पुलिस पहुंची तो आपस में ये लोग काफ़ी हाथापाई कर चुके थे। तो प्राथमिक उपचार हेतु हम लोगों ने सिम्स ले गए। दोनों पक्षों का उपचार होने के बाद उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर एफआईआर किया गया, काउंटर एफआईआर किया गया। और एक पक्ष जो है जो धारदार हथियार भी लहरा रहा था, तो उसमें भी हम लोगों ने आप प्रॉपर सेक्शन ऑफ आर्म्स एक्ट के अंदर उसको कार्रवाई की है। वहीं दूसरे पक्ष से ऋषिकेश चंद्र भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि वे अपने पिता और भाई के साथ बाजार से लौटकर घर के पास कार पार्क कर रहे थे। तभी आशुतोष सिंह ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आशुतोष और उसके परिजन उग्र हो गए। एक राय होकर उसके पिता के साथ मारपीट की गई। बीच बचाव करने पर पथराव किया गया, जिससे कार का शीशा और घर का कांच टूट गया। घटना की सूचना पुलिस पेट्रोलिंग टीम को मिली, लेकिन मौके पर पहुंचने से पहले ही विवाद थम चुका था। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर संबंधित धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत जुर्म दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। रतनपुर से वन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वन विभाग निगम की प्रोजेक्ट रेंज भैंसाझार और उड़न दस्ता टीम ने संयुक्त गश्ती के दौरान अवैध रेत खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। यह कार्रवाई कमलीटार बीट के कंपार्टमेंट नंबर PF 1586 क्षेत्र में की गई, जहां बिना अनुमति रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से रेत ले जा रही 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया। साथ ही उत्खनन की गई रेत को भी कब्जे में लिया गया। यह पूरी कार्रवाई डिवीजन मैनेजर के निर्देश पर प्रोजेक्ट रेंजर वैभव साहू के नेतृत्व में की गई। वन विभाग ने जब्त वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया और मौके पर ही प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट यानी POR दर्ज की गई। आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि वन क्षेत्र में अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। विभाग ने साफ किया है कि ऐसी गतिविधियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि अवैध खनन की सूचना तुरंत वन विभाग को दें। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड। 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नए साल से छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय कॉलेजों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से सभी सरकारी महाविद्यालयों में प्राध्यापकों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। इस फैसले का मकसद शिक्षण संस्थानों में जवाबदेही बढ़ाना और समय पालन सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही मंत्रालय और संचालनालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर चुकी है। अब इसी व्यवस्था को कॉलेजों में भी लागू किया जा रहा है। इसके तहत प्राध्यापकों और कर्मचारियों को इन टाइम और आउट टाइम दोनों की उपस्थिति दर्ज करनी होगी। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने पहले ही निर्देश दिए थे कि सभी कॉलेजों में अकादमिक कैलेंडर का सख्ती से पालन हो। उन्होंने प्राचार्यों को सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कॉलेज में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और कक्षाओं के निरीक्षण की जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए हैं। अब कर्मचारी और शिक्षक स्मार्टफोन के जरिए आधार सक्षम फेशियल वेरिफिकेशन या कॉलेज में लगी बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगा सकेंगे। प्रभारी अपर संचालक उच्च शिक्षा डॉक्टर DP साहू ने सभी प्राचार्यों को निर्देश जारी कर 1 जनवरी 2026 से व्यवस्था लागू करने को कहा है। जिले के शासकीय प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में दिसंबर माह में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा अब आगे खिसक गई है। शिक्षकों की ड्यूटी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य यानी SIR में लगने के कारण यह फैसला लिया गया है। पहले शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार छमाही परीक्षा दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होनी थी और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन वर्तमान में बड़ी संख्या में शिक्षक SIR कार्य में व्यस्त हैं। कई स्कूलों में प्रधान पाठक के अलावा कोई शिक्षक मौजूद नहीं है। इसी कारण अर्धवार्षिक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब शिक्षा विभाग जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद छात्र परीक्षा देंगे। इस बार राज्य स्तर से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें प्रश्न और उत्तर लिखने की जगह पहले से होगी। जिला स्तर पर परीक्षा की समय सारणी जल्द जारी कर दी जाएगी। गौरतलब है कि तिमाही परीक्षा स्कूल स्तर पर ही आयोजित की गई थी। वहीं हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में छमाही परीक्षा पहले ही हो चुकी है। अब बोर्ड कक्षाओं के लिए प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिलासपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर राजकिशोर नगर के विद्यार्थियों द्वारा शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत ओडिशा के प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क का भ्रमण किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने पुरी में भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शन कर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की। वहीं कोणार्क सूर्य मंदिर, नंदन कानन सहित अन्य ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों का अवलोकन किया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को करीब से देखने और समझने का अवसर मिला। शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विद्यालय के प्राचार्य भूपेंद्र गौरहा के निर्देशन में 4 दिवसीय यह शैक्षिक भ्रमण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम को व्यवस्थित और सफल बनाने में व्याख्याता रमाकांत मिश्रा, कुमारी दीपा यादव सहित विद्यार्थी रमा दुबे, स्वाति साहू, अक्षत साहू, जानू यादव, ऋषभ ठाकुर एवं रिया पाठक का विशेष योगदान रहा। बिलासपुर में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ भव्य रूप से मनाया गया। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 167 स्थानों पर तुलसी पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। महिला उत्थान मंडल एवं बाल संस्थान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चकरभाटा कैंप, कंपनी गार्डन,
सिम्स चौपाटी सहित विभिन्न प्रमुख स्थानों पर विशाल तुलसी पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने तुलसी माता को स्वच्छ स्थान पर विराजमान कर जल अर्पित किया, तिलक लगाकर दीपक व कपूर से आरती की तथा देश में सुख शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए परिक्रमा की। बाल संस्कार केंद्र के बच्चों ने नृत्य एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से तुलसी पूजन का महत्व बताया। भारतीय संस्कृति में तुलसी न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत लाभकारी है। तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और श्रद्धालुओं ने तुलसी की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। आज देश भर में वीर बाल दिवस पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाने वाला यह दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के अद्वितीय साहस, बलिदान और धर्म निष्ठा को याद करने का अवसर है। इसी अवसर पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मिशन हॉस्पिटल रोड स्थित स्वर्गीय लखीराम ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता, सिख समाज के वरिष्ठ जन और बड़ी संख्या में पंजाबी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत वीर बालकों के जीवन पर आधारित फिल्म के प्रदर्शन से की गई। इस फिल्म के माध्यम से लोगों को बताया गया कि किस तरह कम उम्र में ही साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह ने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सिर्फ उनके विचारों को नहीं बल्कि उनके पुत्रों के जीवन और बलिदान को भी सजीव करता है। वक्ताओं ने कहा कि साहिबजादों ने अपनी गर्दन कटा दी लेकिन कभी सिर नहीं झुकाया। उनका त्याग आज भी देश और समाज को सच्चाई, साहस और आत्मसम्मान का संदेश देता है। इस अवसर पर भाजपा शहर अध्यक्ष दीपक ठाकुर ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को इतिहास की सच्चाई से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार उस समय धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था और किस तरह वीर बालकों ने अत्याचार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। वहीं सिख समाज के वरिष्ठ जनों ने गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहिबजादों की शहादत पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जनता पार्टी जिला बिलासपुर शहर द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है कि किस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके समाज के, सिख समाज के सभी गुरु ग्रंथ साहब के सभी यहाँ पर उपस्थित थे। सभी ने उनको याद किया और नमन किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो दो सपूत आज के दिन शहीद हुए थे, जिन्होंने शहादत दिए थे, समाज के प्रमुखों ने आज सभी को उनके जीवन की पूरी गाथा सुनाई और शहादत के विषय पे पूरा विस्तार से जानकारी दी। आज तक 60 वर्षों में कोई सरकार ने वीर बाल दिवस नहीं मनाया। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो जो इस देश के लिए समर्पण किया जिन्होंने, उन्हें याद कर रहे हैं। बहुत ही उत्कृष्ट कार्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। बहुत गुरु नानक साहब जी के प्रति, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति श्रद्धा रख के गुरु गोविंद सिंह जी के 4 लाल, उनके 4 बेटों और उनकी माता जी का आज का जो दिन था, इस दिन उन्होंने बहुत बड़ी अपनी शहादत दी थी, उसको याद किया और बहुत ही आनंद से, श्रद्धा और भाव से सबने मनाया। ऐसे ही श्रद्धा और भाव से आगे भी मनाते रहें और देश की एकता बनी रहे। कार्यक्रम के अंत में बताया गया कि इस आयोजन के बाद अगले 15 दिनों तक सिख समाज कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करता, ताकि वीर बालकों की शहादत को पूर्ण श्रद्धा के साथ स्मरण किया जा सके। वीर बाल दिवस हमें यह सिखाता है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हौसले और त्याग का इतिहास हमेशा अमर रहता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।